नमस्कार दोस्तों भारत देश के भीतर ऐसी राजनीति और ऐसा चुनाव और उसके बाद ऐसा जनादेश। दरअसल इंतजार तो हर किसी को आने वाला कल का है, लेकिन इस कल का मतलब शायद भारत देश की सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक ऐसे संकेत है जिसके आश्रय आप यह बात कह सकते हैं कि इस भारत देश के 3 बड़े राज्य की राजनीति एक झटके में ही बदल जाएगी। और ये सब कुछ कल के चुनाव परिणामों के ऊपर टिका हुआ है। राजनीति बदलना शायद बिल्कुल अलग बात होती है, लेकिन राजनीति के भीतर जीत हार तो होती है। लेकिन जरा आप खुद ही सोच करके देखिए कि जिस राजनीतिक जमीन को बनाने में सालों साल लगे हो और उसी सियासी जमीन को लेकर के सवाल देश की जनता के बीच चुनाव के मद्देनजर, तो फिर ऐसे में जीत हार केवल जीत हार होती नहीं है। ये आने वाले समय की एक ऐसी आहट होती है जिसके आश्रय आप ये बात समझ सकते हैं कि भारत देश की राजनीति अब बदल चुकी है, बदल रही है, या फिर ये कहे कि बदल जाएगी। लेकिन कल का चुनाव परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति में एक तूफान लेकर के आएगी। एक ऐसा तूफान जिसके बाद सालों साल से चली आ रही शिवसेना की राजनीति, या फिर यह कहे कि ठाकरे परिवार की राजनीति अब बचेगी महाराष्ट्र के भीतर या नहीं बचेगी, फैसला होना है इसके ऊपर। शरद पवार मराठा नेता, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र की राजनीति के नब्ज पे उंगली रख करके धड़कनों को सुनने वाले नेता, कहते हैं जिनके हाथ में जितने पत्ते होते हैं उनके उससे ज्यादा उनके आस्तीन में होते हैं। और राजनीति के माहिर खिलाड़ी महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार, उनकी अपनी राजनीति ढलाव के ऊपर है, वो नई पीढ़ी को खड़ा कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी शरद पवार की सियासत जो एक समय कांग्रेस से खड़ी हुई थी और कांग्रेस का आस छोड़ करके खुद को मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में आगे बढ़ती चली गई, और उसके बाद अपनी ही पार्टी बना करके उन्होंने कांग्रेस तक को चुनौती दे डाली थी। अब इस दौर में मौजूदा समय में कांग्रेस साथ खड़ी है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के भीतर कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता भी नहीं है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। वो पार्टी जो भारत देश के भीतर आजादी के बाद से इस रूप में मौजूद रही कि आप इस देश के भीतर कितनी भी राजनीतिक, कितनी भी सियासी दल को खड़े करते जाइए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी एक ऐसी पार्टी के तौर पर हमेशा इस देश के भीतर रहेगी जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से खुद को जोड़ करके दिखेगी और कभी भी खुद को एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक पार्टी केवल नहीं कहेगी बल्कि एक विचार कहेगी। और यही काम कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस दौर में कर रहे हैं। शायद इसीलिए महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव के भीतर कांग्रेस की जो स्थिति है जो वो तो है, लेकिन फैसला तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीतिक जमीन की होनी है। और कुछ यही अंदाज, जी हां, हेमंत सोरेन को लेकर के झारखंड के भीतर भी है। कहीं ना कहीं झारखंड के भीतर पहली बार उन्हें जब जेल भेजा गया हेमंत सोरेन को, और जेल की प्रक्रिया के बाद इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिस तरीके से वो अपनी पत्नी के साथ खड़े हो गए, उसने आदिवासियों के भीतर कई सारे संकेत तो दिए, लेकिन बहुत बड़ा संकेत इस दौर में यह भी है कि आदिवासियों को लेकर के जो सियासी जमीन, राजनीतिक जमीन पर लकीरें भारतीय जनता पार्टी खींचना चाहती है, जो अगर वो झारखंड में सफल हो जाती है तो फिर ऐसे में हेमंत सोरेन को एक नई रेखा खींचनी पड़ेगी, या फिर ये कहे कि सियासी तौर पर ये शायद उनके लिए और उनके राजनीतिक कैरियर के अंदर सबसे बड़ी हार के रूप में देखी जाएगी। शायद इसीलिए झारखंड के भीतर जो विधानसभा चुनाव है और हेमंत सोरेन की और आदिवासी राजनीति से जाकर के जुड़ती है, फैसला उसका भी होना है। और इन दोनों राज्यों के भीतर देश का सबसे बड़ा सूबा होता है उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश के भीतर विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि ये कहीं केवल 9 सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस एक एक सीट का वहां पर महत्व नहीं रहते उपचुनाव, बल्कि ये कहे कि आने वाले समय में और बीता हुआ कल मतलब ये कहे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो खास तौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर जो हार भारतीय जनता पार्टी को मिली और जो जीत अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मिली थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, यहां तक कि अयोध्या को भी फतह कर करके समाजवादी पार्टी ले गई। और ये धीरे धीरे सवाल देश के भीतर बड़ा हो गया कि वाकई आरएसएस और प्रयोगशाला बीजेपी जिस प्रयोगशाला को राजनीति के भीतर धर्म मिश्रण के आसे तैयार करना चाहा, वो एक ही झटके में 2024 के लोकसभा चुनाव में एक झटके में ही धराशायी होकर गया। उत्तर प्रदेश के शायद इसी बात के लिए धराशायी होने के पीछे का दिल्ली और लखनऊ के आपस में टकराहट को देखा भी गया, और शायद इसीलिए भी उत्तर प्रदेश के भीतर लखनऊ की राजनीति अखिलेश यादव के हाथ में है, या फिर ये कहे कि अभी भी लखनऊ की कमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। फैसला इन 9
उपचुनाव जिस विधानसभा सीट पर हुई है उन सीटों पर फैसला होना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर कोई नया प्रयोग करने की स्थिति में संघ नहीं है, न ही भारतीय जनता पार्टी है। और इस बात को जान रहे कि सारे रास्ते उत्तर प्रदेश के भीतर लोकसभा की 80 सीटों से अगर दिल्ली के लिए निकलती है तो फिर उत्तर प्रदेश के भीतर कहीं ना कहीं जो तमाम विधानसभा की जो मौजूदगी है प्रदेश के भीतर और राज्य के भीतर, अपने तौर पर जो अलग अलग परिस्थितियों को जीने के बावजूद भी जो नारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाया, वो राष्ट्रीय मंत्र के तौर पर वो नारा भारतीय जनता पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं समा चुका है। संघ ने इसको हरी झंडी दिखा दी है, बटेंगे तो फिर कटेंगे। और इसका सब चेहरा प्रधानमंत्री को खोजना पड़ गया, तो उन्होंने एक झटके में कहा एक है तो सेफ है। यानी यह कहे कि एक ऐसी राजनीति की शुरुआत है जो इस देश की राजनीति के भीतर उत्तर प्रदेश के जीत हार के साथ तय कर देगी। क्या सच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस मोटी रेखा के ऊपर चलना चाहते हैं और खुद से खींच करके उस मोटी रेखा को मिटा करके अपने तरीके से चलने की स्थिति में इस दौर में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है या फिर नहीं है? शायद इन्हीं बातों को लेकर के 5 चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी सियासी अस्तित्व इस दौर में उत्तर प्रदेश के भीतर दांव पे लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, योगी आदित्यनाथ, हेमंत सोरेन। लेकिन अगला सवाल यह भी होता है कि इन तमाम बातों के बावजूद कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस समय में, इस दौर में, मौजूदा वक्त में जान रहा है कि रिजल्ट क्या होगा? जी हां, करीब करीब 22 साल पहले आज से गुजरात के भीतर गोधरा कांड हुआ था, फरवरी 2002 में। उस दौर में गोधरा कांड के बाद आरएसएस यानी संघ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सामाजिक भूमिका को बदलते हुए इस भारत देश ने अपनी आंखों से देखा। उस गोधरा कांड को लेकर के एक फिल्म साबरमती रिपोर्ट 2024 के भीतर बनी है और भारत देश के गृह मंत्री के पास फुर्सत है कि वह उस फिल्म के कलाकारों से मिले। कल चुनाव का परिणाम आने वाला है। पूरी बिसात देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिछाई, यहां तक कि उम्मीदवार का चयन और प्रचार के तौर तरीकों को लेकर के भी। ये कहे कि आखिरी 2 दिनों के भीतर भी उन्होंने भी खुद को प्रचार से बाहर कर लिया। खुद को मणिपुर के किस्सा उनके सामने था, वहां का हिंसा को लेकर के बेचैनी महसूस किया, या फिर यह कहे कि सियासी तौर पर कुछ नई रेखाएं अमित शाह भी, देश के गृह मंत्री भी खींच रहे थे। इसीलिए आज इस छोटे से क्लिप को देखिए कि ये आज ही का ही क्लिप होता है, लेकिन आपके दिमाग में हो सकता है कि कुछ ऐसा चल रहा हो कि कल क्या देखने को मिलेगा, कल क्या हो सकता है, या फिर आप मान चुके होंगे कि जो किया है वही होगा। तो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए आप देखिए इसको। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 18 तारीख के बाद से चुनावी यानी सियासी राजनीति के ऊपर कोई ना बात कही, ना कोई वक्तव्य दिया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इन तीनों राज्य के उन तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं को बुलाया गया, कुछ लोगों को सम्मानित तक किया गया। वो भी क्लिप दिखाएंगे आपको। लेकिन सवाल उठता है कि देश के गृह मंत्री की मौजूदगी वहां पर नहीं होती है और 18 तारीख के बाद से कोई चुनाव प्रचार भी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उसके साथ ही रवाना गोयना हो गए। हालांकि 2 देश और भी गए, लेकिन गोयना का जिक्र इस वीडियो में इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वह एक ऐसे देश के भीतर गए जहां पर 57 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री पहुंचा हो, या सीधे सीधे कहे कि 57 साल बाद जिसकी पहचान कोई थी नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर 2 दिन से मौजूद है। ऐसे में उस देश की जनसंख्या भारत देश के किसी भी मोहल्ले की बराबर की है, 9 लाख। इसके बावजूद भी इतना समय है प्रधानमंत्री के पास क्योंकि वो जानते देश के भीतर हड़कंप मचा होगा। अमेरिका से लेकर के दिल्ली तक खास तौर पर अडानी कांड ने चूल्हे हिला दिए, क्योंकि अडानी कांड के पूरी इकोनॉमी जो है वो भारत की इकोनॉमी।
और भारत की इकोनॉमी तीसरे स्थान पर कैसे पहुंचेगी या भारत देश कैसे विकसित होगा। अमेरिकी अखबार लिखने से इस बात को कभी भी चूक नहीं रहे कि जब भारत के नेशनल पॉलिसी और उससे जुड़ी हुई इकोनॉमी अडानी के आश्रय देश के भीतर चल रही है, तो ये वाकई इस भारत देश के लिए भी एक झटका है, अडानी के लिए भी एक झटका है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। और इन सब बातों के बीच में सियासी जीत हार यानी चुनाव को लेकर के जीत हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये तमाम सारी बातें बहुत अच्छी लगती है। वो शाम के समय जीत पहुंच जाते हैं बीजेपी के हेडक्वार्टर में, तो क्या कल फिर मौजूद होंगे दिल्ली के भीतर और भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंच चुके होंगे? उसी की तैयारी क्या बीजेपी के हेडक्वार्टर के भीतर आज की जा रही है? ये तमाम सारे सवाल है। उससे बड़ा सवाल एक और है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की सियासत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर इन 9 उपचुनाव जो हो रहे हैं, जो जिन विधानसभा सीटों पर, वहां पर अगर परिणाम नहीं दे पाते, समाजवादी पार्टी अगर इससे पहले 4 सीटों पर कब्जा किया था, इन तमाम 9 सीटों के ऊपर, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर भारतीय जनता पार्टी की टीम इस बात को कहने से बिल्कुल भी नहीं चूक रही है कि उत्तर प्रदेश के 9 के 9 सीट जीतेंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी ये बात कह रहे हैं कि हम भी हर सीट जीतेंगे, क्योंकि विदाई का वक्त भारतीय जनता पार्टी का आ चुका है। एक पल के लिए अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं वो सुनिए आप भी। यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं, सच में अखिलेश यादव इस बात को बाखूबी समझ रहे हैं कि 2027 के भीतर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव ने उनके भीतर इतनी ऑक्सीजन तो डाल ही दी है कि 2027 की राजनीति को पलटने के लिए वो जिस राजनीतिक सियासी प्रयोग ईडीए के आश्रय निकल पड़े उत्तर प्रदेश के भीतर, उसमें वो अपने बूते उत्तर प्रदेश के भीतर 2027 में सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन 2024 और 2027 के बीच यह उपचुनाव है उत्तर प्रदेश के भीतर। अगर यहां पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यदि फेल हो जाती है तो फिर सियासी तौर पर फिर से इस बात को मान लिया जाएगा कि असल में लोकसभा का चुनाव इंडिया लड़ रहा था। राहुल गांधी की मौजूदगी उसके भीतर थी, एक विचारधारा की सोच थी देश के भीतर, और उस आश्रय भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना, हराना, दिखाना, ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर केवल और केवल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के आश्रय नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के आश्रय चल रहा था। लेकिन इस विधानसभा के उपचुनाव के भीतर उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी अपने बूते, कांग्रेस का कोई व्यक्ति प्रचार करने नहीं गया, कांग्रेस साथ खड़ी भी नहीं रही, अपने बूते पीडीए के मर्रे के आश्रय, यानी जो मुहावरा गढ़ा गया था उत्तर प्रदेश के भीतर, उसी मुहावरे के आश्रय उन्होंने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को साथ जोड़ा, साथ लिया। तो उसकी सफलता यहां पर जुड़ी हुई है। और यहीं पर एक सवाल और भी उससे जुड़ा हुआ होता है कि यह चुनाव विधानसभा के अगर 2022 की उत्तर प्रदेश के विधानसभा से इसको तुलना करेंगे तो वोटिंग पैटर्न ने एक बात तो साफ क्लियर कर दिया कि सबसे कम कटहरी के भीतर करीब करीब 5.6 वोट 2022 की तुलना में कम हो गए, लेकिन सबसे अधिक, सबसे ज्यादा गाजियाबाद के भीतर करीब करीब 18.3% वोट और फूलपुर के भीतर 16.7% वोट उस तुलना में 2022 की तुलना में कम हो गए। करहल के भीतर भी करीब करीब 12% वोट कम हुए 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तुलना में। यानी तमाम सारी जगह पे वोट, मीरापुर के भीतर भी कम हुए 11 पॉइंट करीब करीब 6% वोट, खैर के भीतर भी कम हुए, जो अलीगढ़ के भीतर आता है 5.1% वोट के आसपास कम हुए 2022 के विधानसभा की तुलना में। यानी ये कहे कि वोट परसेंट का कम हो जाना पिछले विधानसभा चुनाव के तुलना में इस बार, और पिछला विधानसभा चुनाव केवल 2 साल पहले हुआ था 2022 के भीतर, उस तुलना में कम होना, तो क्या सच में भारतीय जनता पार्टी का वोटर घर से नहीं निकला, या फिर ये कहे कि समाजवादी पार्टी को जिताने वोटर नहीं निकला? अगर वोटर नहीं निकला और चुनाव इतना महत्वपूर्ण है तो फिर किसकी राजनीति खत्म होगी? क्योंकि दिल्ली योगी आदित्यनाथ को टिकने नहीं देगी अगर वह चुनाव हार जाते हैं। और माना कमोबेश यही जाएगा कि लोकसभा के बाद उपचुनाव के भीतर उत्तर प्रदेश के में हार, ये तो आपको 2027 में जिता नहीं सकते। तो ऐसे में व्यापक परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिखाई देने भी लगेगा।
और ऐसे में शायद इसी छत तले अगर ये एक सियासी प्रयोगशाला के तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, उत्तर प्रदेश को देखते हैं, तो शायद इस बात को मान के चलिए कि इसीलिए कि उस नारे को भारतीय जनता पार्टी और संघ ने उस नारे को आत्मसात क्यों कर लिया। अगर योगी आदित्यनाथ को दरकिनार किया जा सकता है तो शायद ये एक नई राजनीति की जन्म भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी देगा। चुनावी जीत हार मायने रखती है, या फिर ये कहे कि संघ जिस धारा और विचारधारा का जिक्र करती है उसका भी कोई महत्व है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। ये एक नई लड़ाई देश के भीतर शुरू होगी और इसी का एक व्यापक चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर कहीं ना कहीं आपको नजर आने वाला है। महाराष्ट्र की सियासत में अगर एक तरफ अगर सवाल उठता है कि उद्धव ठाकरे है, या फिर ये कहे कि ठाकरे परिवार, या फिर शिवसेना, ये शरद पवार, एनसीपी, जिसको उस आंदोलन के समय पर खड़ा कर दिया गया था जहां पर मुंबई गुजरात में जाएगा या फिर वह महाराष्ट्र के भीतर रहेगा, ये आंदोलन चल रहा था। उस समय बाला साहब ठाकरे और उनके पिता भी मौजूद थे। मार्मिक अखबार नहीं, मैगजीन निकाला करता है, उसमें कार्टून, लेख, तमाम सारी बातों के जरिए उन्होंने मराठी मानुष की परिभाषा को गढ़ा। इस बात का खुलेआम खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया कि क्यों महाराष्ट्र का मराठी और मराठी मानुष मुंबई के भीतर और मुंबई से जुड़ा हुआ है। जो लोग इस बात को भूल चुके हैं उनको खुद याद कर लेना चाहिए। खुद बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के भीतर वो चाहते थे इस देश के भीतर एक तानाशाह होना चाहिए। उन्होंने इसका जिक्र 1996 के भीतर किया था और इमरजेंसी 1969 में और इमरजेंसी जब लगा देश के भीतर तो इमरजेंसी के साथ भी बाला साहब ठाकरे खड़े थे। उन्होंने कहा था हाँ इसकी जरूरत है। इस समय की परिस्थितियों के भीतर उद्धव ठाकरे शायद उसी तानाशाही के खिलाफ हैं जो मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी के आश्रय, भारत के प्रधानमंत्री के आश्रय देश के सामने है। इसका जिक्र खुले तौर पर इस देश के भीतर पूरा विपक्ष कर चुका है और शरद पवार भी इस बात को कहने से हिचके नहीं। लेकिन वही शरद पवार जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को पूरे ताना बाना बुना, इस समय वो सियासी संकट के भीतर जूझ रहे हैं। उनकी अपनी विरासत को कौन संभाले। भतीजा दूसरे दिशा में जा चुका है, बेटी साथ खड़ी है, लेकिन सियासी जीत हार तय कर देगी। दरअसल ये विरासत अब शरद पवार की बचेगी या फिर नहीं बचेगी, या फिर ये कहे कि इस दौर में लुप्त तो नहीं हो जाएगी। या खुद एनसीपी कांग्रेस से निकली है, वो कांग्रेस का अपना किसी मतलब अस्तित्व किसी नेता के आश्रय नहीं बचा है। नाना पटोले भारतीय जनता पार्टी के भीतर छाए हुए नेता है जो इस बात को लगातार कहते हैं कि कांग्रेस की अगुवाई में वहां पर सरकार बनी है। इसका विरोध संजय राउत कहते हुए आते हैं कि जी नहीं, ये अलग अलग परिस्थितियों के बीच दो तीन बातें महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव के भीतर जो कल का चुनाव परिणाम होगा उससे जुड़ता है। दो तीन बातें कि एक सवाल तो ये होता है कि क्या सच में महाराष्ट्र के भीतर का जो हिंदुत्व वोटर है जिसको साधने के लिए एक समय शिवसेना थी, भारतीय जनता पार्टी थी, कल इस बात को तय हो जाएगी कि केवल भारतीय जनता पार्टी के बूते ये हिंदुत्व का वोट महाराष्ट्र के भीतर चल सकता है। अब शिवसेना की जरूरत महाराष्ट्र के भीतर खत्म हो चली है। हिंदू को ये तय होना है। हिंदुत्व वोट के आश्रय अगर उद्धव ठाकरे को जीत मिलती है तो फिर इस बात को मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते चली और एक नाथ शिंदे के हाथ में उन्होंने सब कुछ महाराष्ट्र के भीतर थमा दिया, वह भी कहीं ना कहीं अब बचेगा नहीं। सियासी तौर पर एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के भीतर खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन वो सौदेबाजी की दृष्टिकोण से वो सामने उभर करके फिर से आ जाएंगे। शायद इसीलिए नाना पटोले हिंट देने की स्थिति में थे कि देखिए हमारी बातचीत तो उन लोगों से भी चल रही है। दरअसल ये अंधेरे में फेंका गया एक छोटा सा तिनका जो न तो न इधर है न उधर है, वो तो केवल खड़ा है। वो तो चुनाव परिणाम के बाद ही चुप होगा या बैठेगा, खड़ा होगा। लेकिन ये परिस्थितियां शरद पवार के साथ भी जोड़ सकते हैं। शरद पवार ने भी तो राजनीति साधी भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 2014 में बचाई थी, 2019 में विरोध में खड़े हो गए, लेकिन वहां पर भी तो मीटिंग के भीतर बैठे थे। यानी ये कहे कि महाराष्ट्र की सियासत जिस तर्ज पर चलती चली गई और भारतीय जनता पार्टी की जरूरत थी कि सत्ता के भीतर आने के लिए विपक्ष को तोड़ दे, कमजोर कर दे, यानी खुद को मजबूत करे या न करे लेकिन विपक्ष को कमजोर कर दे। वही भारतीय जनता पार्टी सियासी तौर पर अपने हेडक्वार्टर को अंदरूनी तौर पर आज सजा रही है, खुल करके सामने इस बात को रख नहीं रही है। तो क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी के भीतर चुनाव होना, देश के गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन पहले चुनाव प्रचार से मुंह मोड़ लेना और सियासी तौर पर तिक्रमों से यानी राजनीति को इस तरीके से साधना, क्या इस बात का ऐलान होता है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में जिस चुनावी राजनीति को साध रही थी, क्या उसके भीतर पारंपरिक तौर तरीके इस दौर में गायब हो चले हैं?
शायद ये बात और ये नजारा आज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के भीतर खुल करके आपको नजर भी आ रहा होगा। एक पल के लिए इस वीडियो क्लिप को देखिए। आप बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये अपना अंदाज है, सियासी तौर पर, सांगठनिक तौर पर सबको एकजुट करके एक साथ लेकर के चलना और जश्न के साथ और जश्न से पहले और जश्न के बाद उस संगठन को बनाए रखना। लेकिन एक पल के लिए अतीत की सियासत के उस पन्ने को जरा पलट करके देखिए कि जिस पन्ने में आपके भीतर एक सवाल पैदा करना चाहिए कि इस देश के भीतर वीपी सिंह भारत की राजनीति से कैसे एक झटके में गायब हो गए, जबकि वो उन्होंने मंडल कमीशन को जब लागू किया था वो भी भारतीय राजनीति को बदल सकता था और बदल दिया उस समय में उसने। चंद्रशेखर और उसकी राजनीति, युवा तुर्क नेता जो इंदिरा गांधी के सामने बैठते थे तो कहते थे इस रास्ते चलो नहीं तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा। भारत देश की राजनीति का उनका साथ कैसे हो। अटल बिहारी वाजपेयी शाइनिंग इंडिया के साथ कैसे एक झटके में धाराशायी हो गए और एक पल में भारत के क्षितिज पे छाए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे करके लुप्त होते चले गए। इस समय में सोनिया गांधी को भी आप याद कीजिएगा था 2014 के चुनाव के भीतर, 2004 के चुनाव में जब शाइनिंग इंडिया की हार हुई थी देश के भीतर, उस समय सोनिया गांधी को उस रूप में उस समय देश के भीतर जानता नहीं था, सिवाय कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। चुनाव प्रचार के भीतर सोनिया गांधी का नाम जमकर के लिया गया था और कांग्रेस पार्टी उसके बाद सत्ता में आ गई। लेकिन एक पल में आज संसद के भीतर वो जरूर है, लेकिन उस समय और इस समय उनके बेटे राहुल गांधी कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं, अध्यक्ष के तौर पे ना सही लेकिन वैचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं राहुल गांधी। और यहां से एक सवाल छोटा सा यह भी उठता है कि जब इस भारत देश के भीतर राजनीति के भीतर इतना शोर है, अगर उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गयाना के भीतर है, जो इंतजार कर रहे हैं कल का जश्न का कि वो पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर, तो दूसरी तरफ एक बात और समझना पड़ेगा कि अगर एक कोई दूसरा समय होता 2014 के पहले का, तो फिर ऐसे में देश के सबसे बड़े कारोबारी कॉरपोरेट अडानी को जिस अंदाज में जिस तरीके से आरोप पत्र वहां पर दाखिल कर दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके साथ कौन बिजनेस करेगा नहीं करेगा, ये तमाम सारे सवाल अगर देश के भीतर उठने लगे और देश के अपने कारोबार को लेकर के कई सारे सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब फन मार रहे हो तो भारत देश की सियासी राजनीति खामोश है। इस दौर में आपने देखा होगा ममता बनर्जी की चुप्पी, उसकी खामोशी, उत्तर प्रदेश के भीतर राजनीति में उलझे हुए अखिलेश यादव आएंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव को भी ऐसा लग रहा है कि जो उपचुनाव है उसके भीतर वो रहेंगे या फिर कोई नया पावर सेंटर तो नहीं बन जाएगा। प्रशांत किशोर जिस रेखा को खींचना चाह रहे हैं बिहार के भीतर, उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी इस दौर में चूर तक नहीं किया। यानी ये कहे कि इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय सियासत के भीतर, भारतीय राजनीति के भीतर एक सन्नाटा सा है। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जरूर सामने आए थे, लेकिन कोई और समय होता था इस देश की मीडिया भी समझिए कैसे जागृत हो चुका होता, लेकिन मीडिया के भीतर खबर गायब होता है। उसको आने वाले समय में कोई चिंता नहीं, बेहिचक है, अपने अपने अंदाज में लोग खोया, कोई गीत गानों में है, कोई साहित्य में उलझा है, तो फिर कोई उन धड़कनों को समझना चाह रहा है जिसके जरिए आने वाले समय में दिल धड़कता रहना चाहिए। यानी ये कहे कि जब हर क्षेत्र के भीतर सन्नाटा पसरा तो फिर उन सन्नाटे को भेदने के लिए भारत देश के चुनाव में जीत हार राजनीति को क्या बदलने की ताकत रखती है, या फिर ये कहे कि कोई रेंगेगा और कोई सर उठा करके चलेगा। यही स्थिति इस देश के भीतर आ जाएगी, कोई खत्म नहीं होता है। शायद एक सच इस देश की राजनीति का यह भी है और फैसला इसी बात का कल होना है।
और इस फैसले के आसपास भारत देश की वह राजनीति ठहर करके, रुक करके, पर्दे की ओर से झांक रही है, उसकी अपनी धड़कनें धड़कती रहेगी या फिर ये कहे कि कल खामोश तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि इन प्यादों ने वजीर को सह दिया है, वजीर ने राजा को सह दे डाली है और राजा अपने मदमस्त अंदाज में इस बात को समझ रहा है कि ये वजीर है, वो प्यादा है। ये राजनीति के मर्म को कल देश के भीतर जनादेश के बाद इस बात पे जरूर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय